कि आपने अपने केसेस तो पहले हफ्ते में खत्म कर दिए, अपना नाम तो ईसीएल से पहले हफ्ते में निकलवा दिया। इमरान खान इससे ज्यादा हमें दे रहा था। यहाँ पर बैठने वालों के ऊपर कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि ये आदम एतमाद और ये जो नया रिजीम यहाँ पर आई, अब मैं यहाँ पर किसको सुनाऊं? यहाँ कौन है मुझे जवाब देने के लिए? ना वजीर दाखिला बैठे हुए हैं, ना मुस्लिम लीग उनका और कोई लीडरशिप यहाँ पर बैठी हुई है। ये हुकूमतें इस तरह चलती है। 27 नवंबर को सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट थी ताजिकिस्तान के लिए, और वहां पर हेरात सिक्योरिटी डायलॉग उनके इंतजामिया ने मुझे मदऊ किया था, उसमें शिरकत के लिए मैं जा रहा था और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुझे रोक दिया गया बगैर किसी वजह बताए, और सिर्फ ये कह रहे थे वो कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। शायद किसी हवालदार ने उनको कॉल कर दिया हो। गुजारिश यह है कि ये एक ऑर्डर है 17 अक्टूबर 2022 को। 17 अक्टूबर को पाकिस्तान की वफाकी काबीना के हुक्म पर मेरा नाम ईसीएल से निकाला गया था। अब उसके बाद 27 नवंबर को जब मैं जाता हूं एयरपोर्ट पे, वो कहते हैं कि आप नहीं जा सकते, और उसके बाद मैं ना जा सका, वापस आए। उसके खिलाफ मैंने प्रिविलेज मोशन भी जमा किया, और आपसे गुजारिश है कि उस मोशन को मैं तो समझ रहा था कि आज वो एजेंडे पर हो गया, एजेंडे पर नहीं, लेकिन वो सबमिट हो चुका है, उसको काइंडली आप प्रिविलेज कमेटी में भी भेज दें। लेकिन जनाब स्पीकर, गुजारिश यह है कि ये आदम एतमाद और ये जो नया रिजीम यहां पर आई, अब मैं यहां पर किसको सुनाऊं? अब मुझे पता है कि मुफ्ती साहब तो हुकूमत की बिहाफ पर मुझे जवाब दे नहीं पाएंगे, लेकिन यहां कौन है मुझे जवाब देने के लिए? मैं अगर यहां पर अपनी फरियाद करूं भी तो कौन बैठा यहां पर मुझे जवाब देने के लिए? ना वजीर दाखिला बैठे हुए हैं कि उनके बिहाफ पर, या ना मुस्लिम लीग उनका और कोई लीडरशिप यहां पर बैठी हुई है। जनाब स्पीकर, हमने इस एतमाद को इसलिए अदम एतमाद को सपोर्ट नहीं किया था कि हम किसी यहां पर मुराद के पीछे हमारी सियासत थी, यहां पर छोटे मोटे अख्तियारात के पीछे ये होता, ये तो इमरान खान इससे ज्यादा हमें दे रहा था, या यहां पर बैठने वालों के ऊपर कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं। हमने तो इसलिए इस मूव को सपोर्ट किया था कि इमरान खान ने जो अवामी ताकत थी, जो सिविलियन सुप्रीमेसी थी, उसको अपने पैरों तले रोन डाला था। जो अवामी इख्तियार था वो उसने सरेंडर किया था, और उसी की वजह से जो अदम एतमाद की मूव आई, हमने उस चीज को सपोर्ट किया। इसलिए नहीं था किया कि ये हुकूमत जो आएगी ये उन्हीं की जो सारे करतूतात थे उसको रेप्लिकेट करेगी। उनसे भी चंद कदम आगे। आई एग्री विद मक्सी साहब। अब जनाब स्पीकर, यही अगर हमारा कंडक्ट हो तो हमें आइंदा के इलेक्शन के लिए इस मुद्दा के साथ अवाम के पास नहीं जाना चाहिए कि हमें वोट दें और हम आपकी नुमाइंदगी करें। आप इस नजरिए और इस सोच और इस मुद्दा के साथ अवाम के पास जाएं कि हमें वोट दें ताकि हमें वहां पर किसी हवलदार की नौकरी मिल जाए। यह नौकरी की सवा और कुछ नहीं है। ये क्या ये हुकूमतें इस तरह चलती है? जनाब स्पीकर, ये इस मुल्क में जमहूरियत के लिए यहां के पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडरशिप ने काफी कुर्बानियां दी हैं। ये कुर्बानियां इसलिए नहीं दी कि हम यहां पर आकर जमहूरियत का गला कोड़ दें, जमहूरियत का गला कोड़ दें, और ये जमहूरियत के गले कोड़ने के मुतरादिफ ही है। ये हम किस मुंह से आइंदा फिर वोट की इज्जत दो के नारे के साथ आवाम के पास जाएंगे? जब ये अमल होता रहा, मेरी जात कोई मसला ही नहीं है, हम तो कितने अरसे से क्या क्या कुछ नहीं फेस करता रहे, लेकिन यह बात है कि जब फिर हम दावा करें तो फिर दावा भी ना करें। जब हम बात करें और पब्लिक के पास जाएं कि वोट को इज्जत दो के लिए आप हमें सपोर्ट करें, और फिर जब हमें वो इख्तियार हमारे पास आता है तो फिर कंडक्ट हमारा फिर ये होता है। और जनाब स्पीकर, मैं मजीद तो नहीं ज्यादा कुछ कहना चाहता, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये जो हुक्मनामा है, ये जो ऑर्डर हुआ है वफाकी हुकूमत की तरफ से 17 अक्टूबर को, और इस हुक्म को एक हवलदार अपने पैरों तले रोनता हुआ चला गया, और नोबडी नोस कि उनको किसने डिक्टेशन दी, और वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई जवाब ही नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ कोई वजाहत तो होती ना। अब तक मिसाल 3-4 दिन हो गए, अब तक कोई वजाहत ही नहीं दे रहा है कि भाई क्या हुआ। तो मेरी गुजारिश यह है कि इसको आप प्रिविलेज कमेटी में भेज दें, और इंटीरियर सेक्रेटरी और डीजीएफआई को आप वहां पर बुलाए। मैंने इसका गिला किया भी नहीं है कि आपने अपने केसेस तो पहले हफ्ते में खत्म कर दिए, अपना नाम तो ईसीएल से पहले हफ्ते में निकलवा दिया। अली वजीर अभी तक जेल में पड़ा हुआ है, प्रोफेसर इस्माइल और उनकी अहलिया गुलाला इस्माइल के वालिदैन अभी तक अदालतों की शक्कर काट रहे हैं। तो ये
ये शायद फिर ये इनकलाब जो आया था, ये जो तब्दीली आई थी, या फिर शायद ये एक सूबे के लिए थी। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। थैंक यू। बताएं ना, अगर मुदाखलत नहीं की तो हमें किसने गिरफ्तार किया? मुझे तो पुलिस वाले इशारे करते थे कि वो बंदे हैं, हम तो आपको पकड़ के भी नहीं लाए। मुझे तो पुलिस वाले कहते थे आपको हम मारना भी नहीं चाहते, वो कहते थे आपको हम जगाना भी नहीं चाहते, वो कहते थे हम तो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके साथ तस्वीर बनाना चाहते हैं। पुलिस वाले ये कहते थे। तो वो कहते हैं यहाँ पे वो उनके लोग हैं दो, तो हर पुलिस स्टेशन में 2 न्यूट्रल्स मौजूद रहते थे जो मेरी खातर तवाज़ो करते थे। वो कहाँ से आते थे फिर अगर मुदाखलत नहीं थी? चलें, आप सियासतदान नहीं हैं, हम बात कर लेते हैं अदम एतमाद के बाद। यार ठहरे, मैं एक देखिए, मेरी एक सियासी सोच तो होनी चाहिए ना। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरी अपनी एक सोच है। मुझे एक सियासी मौक़िफ़ रखने की वजह से, यानी मेरा मौक़िफ़ ये है ना कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, यही कहता हूँ ना। हर 2 चीज़ों के अंदर मैं फौरी तौर पे अपने आप को बैलेंस करने की बजाय मैं ये कह देता हूँ नहीं नहीं ये गलत है, नहीं नहीं ये ठीक है। तो मुझे सियासी लोग करते ना जो करना था। सियासी लोग तो मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं कि खान साहब, और जब मैं गिरफ्तार था उस वक्त भी मेरी टीम को, मेरी फैमिली को यकीन दिलाया सब ने, इन्हीं सियासतदानों ने जिनकी हुकूमत थी पंजाब में, वफाक में, इन सब ने, वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों ने मेरे लोगों को यकीन दिलाया कि हम आपको हलफ देते हैं कि हमारा इमरान रियाज की गिरफ्तारी से और इस जुल्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये मलिक अहमद ने तो आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उससे करवाई थी बेचारे थे, उसको वज़ीर आला बनाने का दावा उसको दिया हुआ था, धोखा दिया हुआ था कि तुझे वज़ीर आला पंजाब बना देंगे। अब मलिक साहब को ये समझना चाहिए कि मेरे साथ उनकी कोई 10 साल के ताल्लुकात हैं। 10 साल से उन्होंने 2-4 दफ़ा मुझे जो बात की, मैंने उनको 1-2 दफ़ा आउट ऑफ द वे जाके मैंने उनकी, अपनी सहाफ़त में नहीं, बाहर मामला थे, मैंने उनको कहा ठीक है, मैंने उनको सपोर्ट कर दिया उस मामले में, क्योंकि हम भी शहर में रहते हैं, लोगों के मसले मसाइल आते हैं। उन्होंने कहा यार ये ऐसे नहीं, इमरान भी इसको ऐसे कर दे। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनकी बात मान ली। तो हमारा एक अच्छा ताल्लुक था। सिर्फ वज़ीर आला बनने का एक आदमी ने आपको धोखा दिया और आपने जो है वो ताल्लुक भी नहीं देखा, और आपने उठ के मेरे ऊपर बगावत के और गद्दारी के इल्ज़ामात लगा दिए, और अब आप मुझे जो है मेरे से आंखें नहीं मिला सकते। तो इन सब लोगों ने मेरे घर वालों को यकीन दिलाया, राना सनाउल्लाह ने मेरी टीम को यकीन दिलाया, वज़ीर दाखिला ने, और वज़ीर दाखिला के जो अल्फाज थे मैं आपको बता देता हूँ जो मेरी टीम ने मुझे बताए। उन्होंने बताया कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान रियाज की गिरफ्तारी 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, लेकिन याद रखना ਜਿਹੜੇ कर रहे ना बड़े डाढ़े लोग ने। ये राना सनाउल्लाह के अल्फाज हैं, और उन्होंने कहा कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ, ये बड़े डाढ़े लोग ने, तो इमरान साहब ਨੂੰ भी समझाओ तुसी थोड़ा। ये बात हुई। टिकट ऊपर चली गई है। ये बलूचिस्तान में हुकूमत तब्दील हो गई थी, यहाँ रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया था, वज़ीर आज़म हाउस के बाहर जो है वो प्रिजन वैन्स पहुंच गई थी, रेड जोन को सील किसने किया था, 22 कमरे होटल में किसने लेकर दिए थे, पैसे पहुंच रहे थे सामने हमारे, जो है वो फुटेज निकालें ना, देखें जाके अदालत को दे दें वो क्या हो रहा था, किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी। हर एक को पता है ज़मीर के सौदे कौन कर रहा था, कैसे करवा रहा था, बंदे कैसे इधर से उधर हुए, और कौन था जो जाकर रिटायर फौजी अफसरान की तंजीमों को ये समझा रहा था कि इमरान खान बहुत बुरा आदमी था, अच्छा हुआ जान छूट गई, कौन समझा रहा था। ये सारी चीज़ें जब आप जमा करते हैं, और कौन है जो इमरान खान के साथ बैकडोर चैनल अभी तक राब्ते कर रहा है, अभी तक आज के दिन तक कौन राब्ते कर रहा है बैकडोर चैनल? अगर गैर सियासी हैं तो फिर ऐसे तो नहीं होता ना। भाई जो है ना वो शुरू हो गए हैं ये लिखना कि देखिए हाफिज बुत ना तराशें, मोहम्मद आसिम मुनीर पाकिस्तान में लाखों हाफिज़े कुरान हैं, और हमने कि उनका मुसल्ला नहीं सुना हुआ, बेशुमार को कुरान पाक याद भी नहीं है। सही। और बहुत सारे लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। इस कमरे में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। जितने लोग हम बैठे हैं इनमें ज़्यादातर वो हैं जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। ये सबके अपने अपने अल्लाह के और उसके बीच के फ़ेल हैं। देखना ये है कि आप पाकिस्तान के लिए क्या सोच लेकर आते हैं। जो भी आए अल्लाह करे वो उसको ये समझ आ जाए कि फ़ौज ने बहुत गलतियाँ की हैं और आइंदा नहीं करनी, और आइंदा चीज़ों को खुद करने की बजाय लोगों को करने दें, लोगों को मुल्क का फ़ैसला करने दें, अपने हाथ में फ़ैसला ना रखें। नहीं, इमरान खान आर्मी चीफ लगाना चाहता था तो वो आमरीत थी, या DGISI की तब्दीली नहीं चाह रहा था तो वो आमरीत थी, सहाफ़ियों के बकौल भी सियासतदानों के। लेकिन इस शख्स को 2 दिन पहले रिटायर हो रहा है और अनाउंसमेंट कर दी है। देखें अब ये हुकूमत की सवाबदीद है, वो कानून के अंदर भी तब्दीली करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन एक आदमी को जब आप यूँ करके लगाएंगे तो आपके कोई ना कोई तो अज़ाइम होंगे। लेकिन अब डिपेंड करता है फ़ौज के ऊपर कि वो अपने आप को बतौर इदारा इन चीज़ों से बाहर रखती है या नहीं रखती। मेरा ये मानना है कि बुत तराशने बंद करने चाहिए, बूट पॉलिश हमेशा के लिए बंद करनी चाहिए, एक नॉर्मल 22वें ग्रेड के ऑफिसर के तौर पे लेना चाहिए, और उनको उनका काम करने देना चाहिए। वो अपनी डोमेन में रहकर अपना काम करें और बाकी सारे लोग अपना अपना काम करें। अपना अपना काम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ जाएगा, और अगर सारे एक दूसरे के काम में
जो है वो करेंगे अपने अपने मफाद के लिए, डंडियाँ मारेंगे, तो फिर वो बुरी बात आपकी सिक्स सेंस असेसमेंट क्या है? मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं या फारिग है। ये डिपेंड करता है, जैसे खेलना है खेलना है, हम भी यहाँ पे हैं, आप भी यहाँ पे हैं, वही विक्टिमाइजेशन अगर दोबारा हो जाती है सब तो ठीक है, उसके लिए तैयार है ना सारे। अगर आपने सहाफ़ियों को दबाना है, मारना है, हमारा देखें इस रिजीम चेंज ऑपरेशन की लड़ाई में किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। इमरान खान तो उल्टा मकबूल हो गया जिसका इन्होंने नुकसान किया है। ठीक, सब ने अपना अपना फ़ायदा लिया, किसी ने नोरो 2 ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया। नुकसान सिर्फ हमारा हुआ है, हमारा एक आदमी कम हो गया है, और सबसे कीमती आदमी। ये जो झूठा बयानिया कहते हैं ना साइफर को, उसके ऊपर यही आर्मी चीफ थे और यही DGI थे, इन दोनों ने जो है इसको मुदाखलत करार दिया था। ब्लेटेंट बदतरीन मुदाखलत थी ये, और इस पर मजम्मत का इजहार किया गया था और बाद में अमेरिका को डिमार्च किया गया था। तो ये अगर जाली था तो फिर, और अगर अभी भी जाली है तो ले आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ला के उसको रखें। अच्छा, उसके अंदर अगर ये नहीं लिखा हुआ ना, ये नहीं लिखा हुआ, तो सबसे पहला प्रोग्राम मैं करूँगा और रोज़ इसके ऊपर बात करूँगा। अगर 2 जुमले उसमें ना हो तो एक ये कि अगर आपने इमरान खान को तहरीक-ए-अदम एतमाद में निकल गया वो, तो आपकी तमाम गलतियाँ माफ़, और अगर ना निकला वो इसके अंदर, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। अगर ये 2 चीज़ें उसमें ना हो तो मैं जैसा कहेंगे ना वैसा करने को तैयार हूं। इस झूठे बयानी से फरार इख्तियार कर रहा है। देखें, पहले दिन से एक चीज़ इमरान खान ने की है और वो कही है कि हम गुलामी किसी की नहीं करेंगे, दोस्ती सबसे करेंगे। यही है आज भी। अमेरिकन ने ना रब्ता किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, मैं आपको खबर दे देता हूँ, और अमेरिका के अंदर हुआ है, लोग भी मुझे पता है कौन है जो वहाँ थे। वहाँ बातचीत हुई है, जो बाइडन पे नहीं लेकिन वाइट हाउस के लोगों ने बात की है, और उसमें अमेरिकन को ये बावर करवा दिया गया है कि आपने एक आदमी की मुखालफत में एक कौम को अपने ख़िलाफ़ करने की गलती की है, तो आप पाकिस्तान में किसी और की बात सुनने की बजाय कौम की बात सुने। अमेरिकन के ताल्लुकात पाकिस्तानी कौम से बेहतर होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। इंडियन अफवाज जो है वो कश्मीरियों के ऊपर इंसानी हकूक़ की पामाली करते हैं। हम कश्मीर को इंडिया का हिस्सा नहीं समझते, अपने मुल्क में तो नहीं करते। क्या इंडिया में सियासतदानों को पकड़ के ले जाते हैं, उनके कपड़े उतार रहे हैं? क्या उनको नंगा कर रहे हैं, उनको इस तरह टॉर्चर कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं? क्या इंडिया में 4 मरतबा मार्शल लॉ लगा? क्या इंडिया में एक नए आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर समरी के 6 नाम पूरी कौम को याद होते हैं? नहीं होते। क्या इंडिया के अंदर सारे डरे हुए होते हैं कि ये आएगा तो ये कर देगा, वो आएगा तो वो कर देगा? ऐसा नहीं होता। इंडियन आर्मी को उनकी सियासतदानों ने उनकी एक लिमिट के अंदर रखा हुआ है, वो उनसे सियासतदान काम लेते हैं। यहाँ पे इदारे सियासतदानों से काम लेते हैं, उनके सियासतदान तय करते हैं कि आर्मी क्या करेगी। यहाँ पे हमारे इदारे तय करते हैं कि सियासतदान क्या करेंगे। वो वीडियोस भी नहीं बनाते होंगे। ये बड़ा फ़र्क है। अब इंडियन सियासतदानों की वीडियो अगर सियासतदान ही बनाए तो बनाए, उनके इदारे तो बाहर काम करते हैं, मेरे ख्याल में उनके अंदर नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी फ़ौज बहुत बेहतर है, हमारी फ़ौज उनकी फ़ौज से बहुत बेहतर है, लड़ने में भी, मुकाबला करने में भी, कुर्बानी देने में भी, आगे बढ़ के बहादुरी के अंदर भी, हर चीज़ के अंदर मुकाबला करने में हमारी फ़ौज सबसे बेहतर है, और इंडिया से तो बहुत ही बेहतर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कंडक्ट जो है वो फैसला करता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं हो रही? जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में 6 साल तक इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, उन पर उन्होंने कोई बात की इस किताब में? नहीं की। आधा मुल्क चला गया, किस बात का एतराफ़ करें? क्या जिनकी वजह से मुल्क गया उन्होंने आज तक एतराफ़ किया है कि हमारी गलती है, हमारी वजह से मुल्क गया है? पहले आप ये चाहते हैं कि जो लोग वहाँ पे लड़ रहे थे या जिन्होंने वहाँ हथियार फेंके, उस दौर के अंदर देखें हमारे फ़ौजियों ने कमाल लड़ाई लड़ी है, लेकिन हमारी हुकूमत ने ये लड़ाई हारी है। हुकूमत में कौन था? फ़ौजी डिक्टेटर था। जब ये वहाँ से पाकिस्तान इस लड़ाई को हारा, तो हार का कोई भी वाली वारिस नहीं होता, जीत को सारे सेलिब्रेट करने के लिए आ जाते हैं। आप ग्रेस के साथ अपनी हार तस्लीम करके अपनी गलतियों का आप बताएं तो सही कि यहाँ पे हमसे ये गलती हुई, यहाँ से हमसे ये गलती हुई, यहाँ से हमसे ये गलती हुई, और हम इन गलतियों के ऊपर कौम से माफ़ी मांगते हैं, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद 2 दफ़ा फिर मार्शल लॉ लगाया इन्होंने, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, लिहाजा कौम हमारे उन साथियों की कुर्बानियों को शाबाश दे। तो कौम ज़रूर देगी, कौम उसके बावजूद भी देती है, हालांकि ये अपनी गलती कभी नहीं मानते, लेकिन कौम इसके बावजूद अपनी फ़ौज के साथ, अपने इदारों के साथ खड़ी रहती है, बार बार खड़ी होती है। बैरूनी साजिश के ऊपर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना गुनाह कबीरा नहीं है। गुनाह कबीरा की ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर कोई सज़ा ऐसी नहीं है, और बैरूनी साजिश के ऊपर हाथ पे हाथ धर के अगर आप बैठे रहते हैं तो ये गद्दारी है।
इसकी यहाँ पे सज़ा है। अमेरिकन सब से मिलते फिर रहते हैं, हमने सब ने देखा, हर बच्चे ने देखा अमेरिकी मिल रहे हैं और वो बंदा हट जाता है, इमरान को छोड़ देता है, तो फिर वो साजिश ही सब ऑटोमेटिकली हो रहा था। सबको पता है, मानता कोई है ना। जो सब्र की हद है वो इस कौम की देखें आप कितनी ज़बरदस्त है। वो आज भी कहते हैं हमें अपने इदारे से प्यार है, वो आज भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी देने को तैयार हैं, और कहीं कुछ ना करें, सिर्फ एक पल्स रिपोर्ट आती है, उसको देख लें, आपको पता चल जाएगा लोग क्या सोचते हैं। नहीं, उन्होंने वो जो छोटे छोटे बच्चे उठाए, जैसे मैंने आपको बताया, तो सरगोदा का लड़का, उसको उठा के ले गए, मिर्चों वाला पानी पिलाया, उसको करंट लगाया, मारते थे, गालियाँ देते थे, आपके खिलाफ वीडियोस बनवाई उससे कि जी क्या जी इमरान रियाज की वीडियोस देख के मैं वो नईम आ गया मेरे पास बेचारा, वो दलेर आदमी था, उसने आगे कहा जी मैं अभी कल रात नंगा था सारी रात, और मेरे से जो है ना वो इदारों ने आपका नाम निकलवाया। अब ये सब्र कौन कर रहा था, मुझे नहीं समझ आती। नहीं तो मतलब कौम को धमकी देने के लिए भी बता रहे हैं कि हमारे पास वसाइल और ताकत भी थी, लेकिन हमने सब्र मारो सबको, निशान इबरत बनाओ सबको। जितनी गलतियाँ पाकिस्तान की फ़ौज ने की हैं माजी में भी, हाल में भी, अब पाकिस्तान की फ़ौज को उनसे सबक सीखना चाहिए और पाकिस्तानी कौम को फ़ैसला करने का हक़ देना चाहिए। पाकिस्तान में फ़ौरी तौर पे इंतखाबात करवाए जाएं, इस लड़ाई को यहीं ख़त्म किया जाए। अगर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है तो नफ़रतें मज़ीद फैलेंगी, लोग जो हैं वो अपने इदारों से ज़्यादा गिले और शिकवे कर रहे होंगे। जो सर्वे आ रहा है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिए जाएँ। पाकिस्तान इस वक्त एक इलेक्शन मांग रहा है, वरना इकॉनमी हमारी डाउन हो चुकी है, वी आर अबाउट टू कोलैप्स। तो आप पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात करवाइए, एक नई शुरुआत कीजिए। इस मुल्क में बड़ी कैपेसिटी है, इस मुल्क के लोग बहुत अच्छे हैं। सियासी पॉइंट स्कोरिंग और इंजीनियरिंग बंद करें, ये ख्वाहिशात ख़त्म करें कि इमरान खान को आप नाअहल करवा देंगे बग़ैर किसी केस के, उसको किसी जुर्म के अंदर जेल में बंद कर देंगे, या दोबारा कोई आएगा उठेगा कोई ग्रुप उसको गोलियां मार देगा। इन चीज़ों को सबको पसे पुश छोड़कर पाकिस्तान के इदारों को, सियासतदानों को और लोगों को अब पाकिस्तान में एक नए इलेक्शन के लिए तैयार होना चाहिए, एक नई शुरुआत कर।